नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है पप्पुओं के लिए यानी कि जोकरों के लिए। एक जोकर को अकल आ गई जो यूक्रेन में बैठा है, पूरे कंट्री का भट्ठा बढ़ा दिया, आग लगवा दी, बंदे मरवा दिए। अब 2.5 साल के साथ बाद वो भाई साहब बोलते हैं पुतिन साहब आपने जो ले लिया आपका हुआ, मेरी जान बख्शो। और पुतिन ने सिर्फ एक मिसाइल छोड़ा है अभी तो, आईसीबीएम, एक में ही फूक निकल गई है नेटो की भी और जेलेंस्की की भी, यानी कि इंटरनेशनल जोकर की। और उसने बोल दिया कि जो आपके पास है आप रख लीजिए, 20% 25% अगर कंट्री ले भी ली तो फर्क क्या पड़ गया। तो ये तो हालत है जेलेंस्की की। अब इसके साथ अगर हम इंटरनेशनल जो जोकर है भारत के अंदर, उसकी हम बात ना करें ये हो नहीं सकता। तो आज पूरी वीडियो जोकरों के ऊपर है और भारत में तो अच्छी अच्छी किस्म के सूंघने वाले जोकर मिलते हैं आपको। कोई दिल्ली में बैठा है, कोई वायानाड, ओहो वायानाड में तो अब नई आ गई है, पुराने वाला तो अब रायबरेली पहुंच गया है। इन सारे जोकरों के ऊपर आज बात करेंगे और कुछ महाराष्ट्र के ऊपर भी, वहां पर भी एक नया नया जोकर पैदा हुआ है और एक खड़के जी जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ही लेंगे। ये भी नए पप्पू बनते जा रहे हैं। मंजरी जी आपकी वेल नोन हमारे साथ हैं। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, जोकर जो है जेलेंस्की, ये इसको अब जाके पता लगा कि सर्कस में हंटर ये चला रहा था शेरों के ऊपर, अब इसी के ऊपर हंटर लगने शुरू हो गए। ये इसको अब समझ आई कि भाई मेरी तो हालत खराब हो गई है कंट्री की। पता इसे शुरू से था, लेकिन ये जो ओर्शेनिक इन्होंने मारा है ना, उसके बाद जो पीछे के जितने सपोर्टर थे वो उड़ गए। जब सारे पंछी उड़ गए तो इसको अक्ल आ गई कि नहीं, अब तो मैं अकेला पड़ गया, अब मैं क्या करूंगा। अच्छा रक्षा भैया, तुमने जो लिया है ना वो तुम रख लो। अभी अगर तुम बेटा मांग भी लेते तो रक्षा देने वाला था नहीं। पूरी कंट्री को, पूरे देश को ग्रेवयार्ड बनाने के बाद, सारी इकोनॉमी का सत्यानाश करने के बाद, 30% लैंड जो है ब्लैक रॉक को देने के बाद, भाई साहब वो कहते हैं ना कि अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब भाई साहब ये बता रहे हैं कि ठीक है, तुम रख लो, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम रख लो, बाकी से मैं काम चला लूंगा। तो ठीक है। और वो भी टेम्पोरेरीली, जो इन्होंने टर्म यूज किया है, रशिया इनकी सुनेगा। रशिया ने बहुत पेशेंस से काम लिया है कि जो ओर्शेनिक इनके ऊपर मारी है वो क्यों मारी है। पहली चीज कि उसमें इन्होंने यूएस और यूके के हथियार पहली बार यूज किए। इससे पहले क्यों नहीं यूज किए? 6 महीने से यूएस और यूके कह रहा था हमारी मिसाइल यूज कर लो, हमारी मिसाइल यूज कर लो। भाई साहब, जितने यूक्रेन के सैनिक थे वो तो दिवंगत हो चुके हैं, आपने फूंक दिए। यही कहेंगे क्योंकि उनको इंसान समझ के इसने ट्रीट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 22 साल के 20 साल के जो लड़के थे सारे ले गए। अब ये है कि लड़के भी करीब करीब खत्म हो गए, तो अब लड़कियां ले जाने लग गए। फिर यूएस ने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया 20-22 नहीं 18 कर दो एज, हमको फूड एंड फॉडर चाहिए लड़ाई करने वाले। अब ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता मिलिट्री के बारे में। आप इनसे कहिए कि एक गाइडेड मिसाइल दाग दो, इनके बस की बात नहीं है। तो इसके कारण इससे पहले यूएस और यूके की मिसाइल्स वहां पर नहीं दागी गई। जो चलाए गए वो टैंक, उनका म्यूजियम बना दिया पुतिन ने। आओ भैया, हमारे पेट्रियट उस पे देखो, ये नेटो का टैंक है जिसके ऊपर नेटो विश्व विजय करने की सोच रहा था, लेकिन इसका हमने म्यूजियम पीस बना दिया है। ऑफ लेटली जैसे बच्चे करते हैं, एक यूक्रेन का में टैंक पकड़ा, उसको पूरे फील्ड में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर घुमा घुमा के इनकी बेइज्जती की कि देखो लाइव टैंक पकड़ लिया है ये, इसको हमने खोड़ा नहीं है, इसको तो हम तो पास गए, इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो उछल के कूद के भाग गए, तो ये टैंक हमने हंस के ले चूहों लिया है। चूहों की तरह भाग गए वो। हाँ, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, नई गाड़ी मिलती है तो उसको पहले पूरे मोहल्ले में 4 चक्कर काटते हैं, वैसे रशिया के सैनिक वहां पर उसके साथ 4 चक्कर काट रहे थे। दैट इज द फैक्ट। ये हालत है यूक्रेन की। अब भैया ये जेलेंस्की, अच्छा इनके जेलेंस्की के साथ भी गेम हो गया है। इनको कमीशन मिल रहा था एड्स का, ठीक, एड्स आती है तो कमीशन आता है, ये एक नोन फैक्ट है। अब वो एड्स के साथ
कंडीशन क्या होती है कि हम तुम्हें 40 बिलियन की एड दे रहे हैं, 30 बिलियन के हथियार तुम हमसे लोगे। दिस इज हाउ द एड वर्क्स। इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एड, नहीं नहीं नहीं, मेजर परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एड इज टेकन बैक। तो वो एड आती है 40 बिलियन की, अच्छा यहाँ पर जो कमीशन देने होते हैं वो दे करके वो वापस जाती है। 40 बिलियन की एड आई, 30 बिलियन वापस चले गए वहां से, उस के बदले में ये सारे टैंक्स आए जिनका म्यूजियम रशिया ने बना दिया। दैट इज द होल सीन ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर। तो जब सारे पीछे के बैकर्स उड़ गए, अब यूके को समझ में आ गया अगली मिसाइल मेरे घर में फटेगी। वो भाई साहब निकल लिए, यूएस को समझ में आ गया, वो भाई साहब निकल लिए, तो जेलेंस्की को बुद्धि आ गई सडनली, भाई रशिया मंडवाली के लिए तैयार है, ठीक है जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो हमारे पास हम रख लें। लेकिन फैक्ट ये है कि 100% भूमि रशिया की है, ये रशियन फेडरेशन के अंडर आते हैं और इन्होंने ये पैक्ट साइन कर रखा है। और 1990 से रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से रशियन फेडरेशन बनी है। उस समय से ये कहते आ रहे हैं नॉट यूक्रेन। अमेरिका ने भी इस चीज पे डील साइन की, लेकिन अमेरिका सुनता कहाँ है किसी की। उसने अपनी साइन की हुई डील तोड़ दी और अब यूक्रेन में जो युद्ध है वो चल रहा है। जी मंजरी जी, लेकिन जो जेलेंस्की है उसने एक चीज और बोल दी जोकर ने, कि भाई जो रशिया के पास पार्ट है वो रशिया रख ले, लेकिन जो बाकी का बचा कुचा टूटा फूटा जो है, जो यूक्रेन बचा है, उसको आप नेटो का पार्ट बना दीजिए। और जो रशिया ने अभी हम दे रहे हैं वो टेम्पररीली रशिया रख सकता है, बाद में नेटो डिसाइड करेगा कि उसको यूक्रेन को वापस लेना है या नहीं लेना। आपको लगता है कि नेटो एक आईसीबीएम गिरा है, एक पुतिन ने, उसके बाद वो यूक्रेन को नेटो में पार्ट बनाएगा? रशिया बनाने देगा तब ना बनाएगा। नॉट यूक्रेन से लड़ाई शुरू हुई, नॉट यूक्रेन पे ही लड़ाई खत्म होगी। रशिया कुछ नहीं देने वाला, इनको 1 इंच भूमि नहीं देगा। देखिए अगर लोकल लैंग्वेज में कहें, अच्छी नहीं लगती लेकिन पुंगी सबकी बच गई है। सबको पता है कि अगली आईसीबीएफ हमारे घर में घुसेगी और उसके ऊपर न्यूक्लियर हेड होगा कि ये नहीं, ये रशिया डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे। सेकेंडली रशिया के पास सैनिक है, रशिया के पास फ्यूल है, रशिया के पास खाना है, रशिया के पास सब कुछ है, वो आराम से युद्ध लड़ सकता है। और रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है कि अब की देखिए, अगर उसको, मैं अगर रशिया में हूँ तो मुझे अगर बम फोड़ना होगा तो मैं कहाँ फोड़ूंगी? मैं पेंटागन और वॉशिंगटन डीसी पे फोड़ूंगी ना, व्हाइट हाउस पे फोड़ूंगी, मैं न्यूयॉर्क पे क्यों फोड़ूं? ठीक है, तो इन लोगों को मालूम है कि भैया जान हमारी दांव पे है, कंट्री दांव पे नहीं है, हमारी पर्सनल जिंदगी दांव पे है। तो जो कुछ भी ब्लैक रॉक ने 30% ले लिया है, रशिया सुनेगा? बिल्कुल नहीं। जेलेंस्की अभी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, ये स्मार्टनेस इनको 2 साल पहले दिखानी चाहिए थी, जो ये अब बोल रहे हैं। तो अब कुछ नहीं, वो कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत बेटा, अब रशिया जो चाहेगा वही होगा। चलिए, अब जेलेंस्की जो जोकर है इसकी बात तो कर ली, अब जो भारत के जोकर है, अब केजरीवाल पे आते हैं। नया जोकर अभी अभी जेल से बाहर निकला है, उसने बड़ा ही आज जो विधानसभा है उसमें बड़ा उल्टा सीधा बोला है उसने, गुस्से में आकर। ये जोकर को क्या हो गया आज? देखिए केजरीवाल को जब गुस्सा आता है तो विधानसभा का सत्र बुलाता है। सत्र शुरू होता है बीजेपी को गाली देने से और सत्र खत्म होता है बीजेपी को गाली देके। तो आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया जिसमें आदरणीय मृदुभाषी केजरीवाल जी ने अमित शाह को कुछ प्रेम भरे वचन कहे। अब वो वचन क्या है? एक तो उसको लॉरेंस बिश्नोई भगवान उसे लंबी उम्र दे, उससे सारे डरे पड़े। इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई कहा है, राजस्थान की जेल में बैठ के कैसे ऑपरेट कर रहा है और अमित शाह उसे कैसे यूज कर रहे हैं। पहला चैप्टर तो लॉरेंस बिश्नोई पे था। दूसरा चैप्टर ये था कि उसका प्रभाव दिल्ली में केजरीवाल भैया झेल रहे हैं, तो उनको ये था कि दिल्ली को अब गुंडा कैपिटल ये सब कहा जा रहा है। बेटा ये तो याद कर ले, दिल्ली में तेरी सरकार है, पहले 2 टर्म तू रह चुका है, अभी आतिशी को दिया है, तुम्हारी गवर्नमेंट है। दिल्ली में क्या हो रहा है उसके लिए अमित शाह नहीं भैया, तुम खुद जिम्मेदार हो। लेकिन चक्कर क्या है, गलती अपनी, गाली अमित शाह को।
अभी तक चल रहा है, और उसके पप्पुओं को समझ में भी आ जाता है, उसके पास पप्पुओं की फौज है। वो सब इस बात को अटल सत्य मानते हैं कि गलत दिल्ली में अगर लॉरेंस बिश्नोई है, लॉ एंड ऑर्डर भैया स्टेट का सब्जेक्ट है, आप स्टेट के हेड हैं, चलिए आपकी प्यारी आतिशी मार लेना है तो आप कंट्रोल करो ना, हम्म। सिंपल है। और सत्र बुला पप्पुओं के का गाली हाल दीजिए। देखिए, आप सोच के देखिए इन पप्पुओं का हाल क्या है। संजय सिंह, वही जो ब्लैक में टिकटें ब्लैकिया। बेचता था, ब्लैकिया, उसने भी बोल दिया है कि बीजेपी ने बड़ा गलत काम किया है, उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बनाना चाहिए था। मतलब कि मूवी खत्म हो चुकी है, एक किसी ने ट्वीट भी किया है, मूवी खत्म हो गई है, ये अभी भी उसी मूवी की ब्लैक में टिकटें बेच रहा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए ना कि बेचारे के पास देखो, कैमरे पे आने के बाद बहुत सारे लोगों से जब कभी ये होता है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इधर आए मैं बोलने लगते हैं, ये भी उसका वही हाल है। क्या हम्म। करें, कैमरे पे आना है, पब्लिसिटी लेनी है, अच्छा ठीक है मैं कुछ बोल देता हूँ तो गाली दे दे, कम से कम मुझे थोड़े दिन के लिए लाइमलाइट तो मिली ना। कौन पूछता है संजय सिंह जिंदा है कि मर गए। सही बात है, यही चीज है जिसके कारण इन जोकरों की कुछ वैल्यू बन जाती है। अभी हमने आज आम आदमी पार्टी से शुरू किया, बड़ी अजीब अजीब बात है, जबकि शुरू तो राहुल बाबा और उड़ के खड़के जी से करनी चाहिए थी। खड़गे जी ने बड़ी ही एक अजीब सी बात कर दी कि राहुल बाबा की कोई गलती नहीं है। खड़गे जी ने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, प्रियंका सोनिया की तो गलती हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। अब उन्होंने जो गलती का ठीकरा है वो किसी और के ऊपर फेंक दिया। ये कांग्रेस के नए नए जो जोकर हैं, खड़गे जी को इन्होंने आगे कर दिया, क्योंकि अब जोकर के ऊपर जो कि होता है ना कि बड़े जोकर ने अपने आप को बचाने के लिए छोटे जोकर को आगे कर दिया है। तो ये छोटा पैक जो है, अब ये उससे नीचे जो छोटे छोटे एक एक रुपए वाले पैक हैं उनको बोल रहा है तुम्हारे कारण हार हुई है। नेतृत्व का काम ही ये होता है कि लोगों को इंस्पायर करके साथ लाए, उनके आपसी डिफरेंसेस दूर करके उनके कलेक्टिव गोल के ऊपर चलाएं। अब ये जो खड़गे का बयान है, ये सिंपल सिंपल है कि हमारे यहाँ नेतृत्व नाम की चीज नहीं है। जो टॉप बॉसेस हैं वो कुछ नहीं कर सकते, अगर हम जीत जाएंगे तो क्रेडिट ले लेंगे, हार जाएंगे तो ठीक रहा तुम्हारे सर। अब चूंकि मैं भी इतनी साल की संगत में सीख गया हूं, तो मैं अपने जूनियर के ऊपर ठीकरा फोड़ूंगा। ये सरकारी काम की बिल्कुल टिपिकल होती है। अगर काम सक्सेसफुल तो जीएम चैंपियन है, और नहीं तो मैनेजर की बात लगती है। बिल्कुल वही वाला है कि अब हार गए हैं तो एक सर चाहिए ठीकरा फोड़ने के लिए, और ठीक सर ढूंढे जा रहे हैं, दो एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा और कुछ नहीं होगा। बस ये भी मीडिया ऑफ है और कुछ नहीं है। मीडिया ऑफ है, कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज आप बताइए, ये जो हमारे इंटरनेशनल पप्पू जी हैं यानी कि जोकर जो है, अब पता लगा है कि आज फिर दोबारा से 500 किलो इन्होंने फिर ड्रग्स पकड़ लिए। 5500 किलो पहले पकड़े गए थे, उसमें भी कांग्रेस ये सारे इन्वॉल्व थे। और ये किसके लिए जाती है सारी ड्रग्स, ये हम सबको पता है कि कोई सुबह सुबह उठकर बोलता है टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, क्योंकि कुछ सूंघ कर आए थे तो तारे दिख रहे थे उनको दिन में भी। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सारी इतनी ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, इतनी ड्रग्स का राहुल बाबा करेगा क्या। जो भारत में डीप स्टेट का पार्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है, उनको एक दंगा चाहिए। ये ड्रग्स इसीलिए आ रही हैं, और चूंकि पकड़ ली जा रही हैं इसलिए भारत शांत है। बस ये आप कोस्ट गार्ड्स को आप इस केस में बहुत बहुत बधाई दीजिए कि ये सारे लोग नहीं आ रहे। नॉर्थ से पकड़ लेने, साउथ के 2 स्टेट हैं जो बीजेपी रूल नहीं है, एक केरल और दूसरा तमिलनाडु। तो कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर लोकल लोगों के कंट्रोल में है, रीजनल हैं ये लोग, तो ये लोग कोऑपरेट कर लेंगे। लेकिन थैंक्स टू इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड्स, ये सारी चीजें पकड़ी जा रही हैं। भारत फॉर नाउ सुरक्षित है। आप सोचिए 500 5000 ऐसे आ रहे हैं। अब जब 5000 किलो जो पहले पकड़ा गया है उसकी वैल्यू तो मेरे मुंह से गलती से 500 करोड़ निकल गया था। लोगों ने बोला सर आपको तो ड्रग्स का रेट नहीं पता, ये 50,000 करोड़ की है। मैंने बोला भैया मैंने कभी 1 ग्राम भी सूगी नहीं है ना खरीदी है, मुझे रेट का कैसे पता लगेगा। पर लोगों ने बता दिया था, भी लोगों को पता है कि इसका रेट क्या है, तो जो लेते हैं उनको पता था, उन्होंने बता दिया ये 50,000 करोड़ की पकड़ी गई है। अब 50,000 करोड़ अगर यहाँ पर ड्रग्स के थ्रू पेमेंट करनी थी
तो आग लगाने का कितना बड़ा प्लान था जिसे विफल कर दिया गया। और शायद इसीलिए जो हमारी नेवी है या कोस्ट गार्ड है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाई दैट वाज डन सर। लेकिन मंजरी जी, साथ में मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ कि भारत के अंदर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसका काम बढ़ता जा रहा है। और जो साइबर क्राइम है, जो ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं कि साइबर स्लेवरी, इसका काम बढ़ता जा रहा है। ये भी सारा कौन सी जमात करती है हम सबको पता है। नू में, वेस्ट बंगाल में, केरला से ये सारे काम होते हैं। 10-10 हजार सिम कार्ड मिलते हैं एक एक आदमी के हाथ में। कैसे इनके पास सिम कार्ड इतने आ जाते हैं? हमारी जो एजेंसी, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, कैसे इतने सिम कार्ड एक आधार के ऊपर दे देती हैं? ये सारा रैकेट आपको लगता नहीं है कि कबाल इकट्ठा मिलकर ये सारे काम कर रहा है? लॉ यही है कि आधार कार्ड लेते हैं ये लोग सिम कार्ड देने के लिए। अगर एक सिम कार्ड पे, एक आधार कार्ड पे इतने सिम कार्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल प्रेशर है, तो कंपनी अपने ऊपर नहीं लेगी ये। तो जो कुछ भी है सामने आ रहा है, दैट इज मतलब एक के बाद एक इनका मॉड्यूल खत्म हो रहा है। एनआईए इज एक्टिवेटेड। एनआईए बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, उसमें पॉलिटिकल कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो आराम से सब पकड़े जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के ऊपर प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं कि ये एक फ्रॉड है। पुलिस को आए, अगर आपको ले जाना है तो आएगी, जीप में बैठा के उठा के ले जाएगी। नोबडी अरेस्ट एनीबडी डिजिटली। इट्स स्टूपिडिटी, बट इसमें बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं क्योंकि वो एक कड़कदार आवाज से डर जाते हैं। सो आपके डर को आपके विरोध में यूज किया जा रहा है। सजग रहें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब जो कॉमन फोक से, जिससे जो सारी ये कह लीजिए न्याय व्यवस्था दूर थी, अब कॉमन पीपल के लिए काम कर रही है। सो दैट इज वन गुड थिंग। पप्पू बेचारा फेल हो रहा है, बस इसी बात का अफसोस है। मंजरी जी, मैं जब भारत में आया था लास्ट टाइम, तो मुझे 4-5 दिन हुए थे भारत आए हुए, तो मुझे एक नंबर से फ़ोन आया। वो नंबर था पाकिस्तान से, और उसने मुझे ज़ोरदार बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है और इमीडिएटली तुम्हारे जो सारे धांधली है वो पकड़ी गई है, तुम्हें इतने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तो मैंने बोला, कौन से गधे पे बैठ कर आ रहे हो, मुझे बता दो, उसके नंबर प्लेट क्या है, तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। उसने मुझे 2-4 गालियाँ निकाली और फ़ोन बंद कर दिया। जब तक हम इन लोगों को उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे, इनका पर्दाफाश 1 सेकंड में होता है। दिस इज वॉट यू कॉल एज एक जागरूक इंसान। और जब मैंने साइबर क्राइम वालों को फ़ोन किया कि सर मुझे इस नंबर से फ़ोन आया है, इसे आप ट्रैक कीजिए, उन्होंने बोला ऐसे फ़ोन हमें रोज़ आते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब अगली बार उठाना मत। ये साइबर क्राइम वालों का मैसेज था मेरे लिए। हेल्पलाइन का नंबर दिया है, लेकिन कोई हेल्प नहीं है। हेल्प हमें अपनी ही करनी पड़ेगी। जब भी इनका कोई ऐसे फ़ोन आए, एक ही बात बोलो, कौन से गधे पे बैठ कर आ रहे हो, क्योंकि ये तो 1400 सालों से गधों पर बैठ के पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आए हैं। और उसके गधे के अंदर इतना पेट्रोल कैसे आता है? चलिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे रास्ते उस गधे का हलाला हो रहा था, तो पेट्रोल भरता ही गए तो वो भी भागता गया। तो ये चक्कर है इनका। तो मंजरी जी, एक चीज़ बताइए मुझे, अभी जो नया एक जोकर आया है महाराष्ट्र में, पतोले ने बोल दिया कि ये तो जो काउंटिंग हुई है या जो वोटिंग हुई है, उसके खत्म होने के बाद 75 लाख वोटें इंक्रीज हो गई। ये आंकड़े कहाँ से आ गए? और मैंने देखा कि कई ऐसे थे जो न्यूज़ क्लिक वाले, वही जिन्होंने 90 करोड़ रुपीस चाइना से ले लिए थे, बेशर्मी से अभी भी बाहर बैठे हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने छोड़ दिया उनको कि भैया 90 करोड़ तुमने लिए है, हमारा हिस्सा दो और बाहर निकाल दो, और उनको बरी कर दिया। अब वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये तो धांधली होगी, महाराष्ट्र तो जीत नहीं सकता था बीजेपी, इन्होंने सारी यहाँ पर ऊपर नीचे काम किया है और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। ये जो 75 लाख का जो ठीकरा डाल रहे हैं, ये रीजन क्या है? वही कि अपनी हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ना है। अब अपनी पार्टी पे हो गया, तो अब बीजेपी पे भी तो कुछ इल्जाम आने चाहिए। बीजेपी का पाक दाग साम। देखिए, सीधी सीधी बात यह है, न्यूज़ वाले भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं और इनको टीआरपी देने, इस बात के न्यूज़ एजेंसीज को भी पैसे मिलते हैं। भाई 10 लाख का पैकेज अगर एक न्यूज़ एंकर उठा रहा है, तो बहुत सारे काम इस तरह के करने पड़ते हैं। और इन भाई साहब को भी कहाँ से आ गया, उसका सबूत दो ना। कौन सी ईवीएम नंबर है, क्या है, कुछ नहीं, बस हवा में उठे, इल्जाम लगाया, जा करके सो गए।
और ये सारे के सारे दुनिया भर में न्यूज लेके दौड़ रहे हैं, देखो 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 धांधली हो गई। कोई धांधली नहीं हुई है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन नहीं काम करता। लेकिन हार गए हैं और अपनी गलती स्वीकार कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। बस। हो नहीं सकता। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए मंजरी जी, आज हम जब जोकरों की बात कर ही रहे हैं, एक जोकर और है, वो है अमेरिकन एम्बेसी में जो इनका राजदूत बैठा है, वो भी जोकर से कम नहीं है, लिब्रांडो नंबर 1 है। उसने अभी एक न्यूज़ दे दी, मैं बड़ा हैरान हुआ उसको सुनकर। उसने बोल दिया कि जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं या भारतीय जो अमेरिका में आना चाहते हैं, वो 20 जनवरी से पहले आ जाइए, उसके बाद तो आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। इस जोकर को एकदम से भारत से इतना प्यार कैसे हो गया? कोई भारत से प्यार नहीं है। एक तो फीस का मामला होगा, ठीक है, आएंगे तो और नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देंगे। सेकेंडली, मे बी दे हैव अ सिनिस्टर प्लान ऑफ यूजिंग द स्टूडेंट्स एज होस्टेज। ये स्मूथ हॉस्टेज? ट्रांजिशन अप्रैल 24 तक 22 इंडियन स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मारे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब जब एक बार मोदी जी ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया और जयशंकर जी ने बोला, उसके बाद से ये घटनाओं में कमी आई है, खत्म हुई है। अब यही डीप स्टेट उन्हीं स्टूडेंट्स को वापस बुला रहा है। मुझे तो कुछ अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। 20 जनवरी से पहले का क्या वो है? जिस समय भी वो आना चाहेंगे वो आएंगे। अब एक लाइन दे करके बैठे कि 20 जनवरी के बाद नहीं हो सकता, उससे पहले आना है, ये सब है। तो इनका कोई सिनिस्टर प्लान हो सकता है। अब लोगों को लगता है कि अमेरिका में पढ़कर ही कुछ बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे, तो बात अलग है। तो देखिए इट इज मंजरी नॉट जी, अ पॉजिटिव। कनाडा से ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जाने बंद हो गए हैं। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। यानी कि टारगेटेड जो हमारे ऊपर ये अत्याचार होने का पूरे दुनिया में एक मुहिम शुरू हो गई है, सिर्फ इसलिए कि भारत में हिंदुओं की गवर्नमेंट है। बर्दाश्त ही नहीं है इनको। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बड़े पिंगे पड़ रही थी, बड़े खुश थे क्योंकि जिहादियों की सरकार थी और जिहादीपन यहाँ पर बढ़ रहा था। दे वर वेरी हैप्पी। बट नाउ अब हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू जो है राइट्स की बात करते हैं, हमारे कल्चर की बात करते हैं। ये लिब्रांडो को बर्दाश्त नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट। चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई अगर फॉर्मूला अपनाना पड़े तो मुझे लगता है इजराइल वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ठीक नहीं लगता। जिस तरह से इजराइल ने अभी भी सीज फायर कर दिया लेकिन रोका नहीं है, सीज फायर साइन करते ही जाकर ठोकाया है सारे लेबनान वालों को। क्या वो तरीका बेस्ट नहीं है? देखिए, वो तरीका बेस्ट है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी क्या कहते हैं ना, सरकार हमारी, सिस्टम उनका है। अगले 5 साल इस सिस्टम को सुधारने में लगेंगे, जिसमें आपको पुलिसिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप के लिए ये फाइल बदल देते हैं, फाइल रोक लेते हैं, इस तरह की चीज़ें। जब तक आपका अपना सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप बाहर जाके काम करने में दिक्कत आएगी। आपके अभी देख कई लोग पकड़े गए हैं। टीएमसी का एक नेता पकड़ा गया जिसने जो है स्पेस डीआरडीओ के सीक्रेट्स जो है बेचने की कोशिश की, उसको धर दबोचा है। तो अगर आपके लॉ जो पार्टी रूल कर रही है वही अगर सीक्रेट्स भारत के बेच रही है, ये हाल है, तो आप क्या सोचते हैं आप भारत से बाहर जाके बांग्लादेश या पाकिस्तान में क्या एक्ट करेंगे? आप इससे पहले देखिए कोई मंजरी जी, प्लान बनाए? हाँ जी। कई लोग बोलते हैं कि 10 साल से आपकी सरकार थी, आप 10 साल में सिस्टम को चेंज नहीं कर पाए, अगले 5 साल में क्या कर लेंगे? और दूसरी बात, 2 क्वेश्चन हैं जो अभी आपने बोला मुझे कि हमारे जो डीआरडीओ के जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर बेच रहा था। अभी पता लगा है कि जो हमारे ड्रोन्स हमने भारत ने डेवलप करे हैं उसकी टेक्नोलॉजी सारे ब्लूप्रिंट्स चाइना को बेच दिए गए हैं और चाइना ने कॉपी भी कर ली है उसको। इसीलिए कह रहे हैं, आपने खुद ही साबित कर दिया कि सिस्टम उनका है, क्योंकि डीआरडीओ के ड्रोन्स के डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट निकालना हंसी खेल नहीं है। और जिन लोगों को इन्होंने भर्ती किया था उस जमाने में, वो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। और कहाँ कहाँ कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, हर इंसान, हर एक सरकारी कर्मचारी के पीछे 4-5 खुफिया विभाग वाले लगाना, इतनी आपके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं हो जाने के बाद ही हम प्रिएम्प्टिव एक्शंस ले पाते हैं। तो आपका लाखों में सरकारी महकमा है, उसमें बहुत सारे लोग जो इन लोगों के स्टूजेस हैं,
वो अभी भी अपने आकाओं के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ पकड़ में आ रहे हैं, कुछ बच के निकल जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, धीर धरे सो होइए पार। जब तक पूरा लॉट नहीं बदलता, काम ऐसे ही चलेगा। चलिए, अब ये लॉट कब लौट जाएगा ये देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये रिटायर नहीं हो रहे, एक्सपायर तो हो सकते हैं। अब इनकी एक्सपायरी डेट कैसे जल्दी लेके आनी है, ये मोदी जी को रास्ता निकालना पड़ेगा। चलिए, आज का दिन था जोकरों के लिए। हमें एक तब बात समझ आ गई कि उस जोकर को, ज़ेलेंस्की को तो अकल आ गई है। जो भारत के बड़े बड़े जोकर हैं इंटरनेशनल लेवल के, इनको कब अकल आएगी ये वक्त बताएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके ऊपर टैग ऊपर वाले ने लिख कर भेजा है, तभी मकान मोहम्मद तुगलक रोड पर दिया है। इसी से बात समझ आ गई, इनको अकल नहीं आ सकती। चलिए मंजरी जी, थैंक यू सो मच। आज बड़ा ही मज़ेदार आपने क्लैरिटी दी है इन सब जोकरों की, और ऐसी क्लैरिटी मुझे कम ही देखने को मिलती है। और कई लोगों ने आपके लिए कमेंट डाला है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ कि मंजरी जी, आपकी जो एनालिसिस होती है हमें बड़ी अच्छी लगती है, और आप देखने में जयललिता लगती हैं। तो दोनों कमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। थैंक यू। जय थैंक हिंद, यू जय कि सिया राम। आपको। जय सिया राम।